अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी तहलका खेज खबर देंगे और वो खबर है कि क्या साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चेकमेट किया है। ये क्या कहानी है, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताएंगे और ऐसी कुछ हम आपको अंदर की खबरें देंगे कि किस तरह से ये तमाम प्लानिंग बहुत पहले इस्लामाबाद में जब जनरल फैज़ हमीद DGISI थे तो उस दौर में ही उन्होंने ये कर ली थी, जो कि अब अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें और वो बारी बारी अपने पत्ते जाहिर कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये आपको आज बताएंगे। तो देखिए, कुछ खबरें थी मेरे पास पहले से, कुछ मैं कर चुका हूँ, कुछ अभी भी थी, लेकिन उनके डॉट्स आज सब कनेक्ट हो गए। जो आज हमारे सीनियर हैं नुसरत जावेद साहब, जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा खबरों से भरा हुआ। तो वो आर्टिकल में क्या है, उससे जुड़े हालातों वाक़यात, क्या क्या चीज़ें मूव हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, हम आपको वो आज एक्सक्लूसिवली सब कुछ बताएंगे। और ये बड़ी खबरें हैं, तहलका खेज खबरें हैं। तो देखिए, अगर आपको याद हो, गुज़िस्ता गुज़िस्ता नहीं बल्कि इसी साल अप्रैल में, अभी इमरान खान साहब ने 9 मई नहीं किया था, तो अप्रैल या मई में समवेयर मैंने ये स्टोरी की थी कि PTI इस दफ़ा, अप्रैल में नहीं, हाँ जून में मैंने की थी कि समवेयर जून में, कि PTI मेजॉरिटी जो टिकट्स है वो इस दफ़ा वकला को देने का इरादा रखती है। इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली है कि हम वकला को टिकट्स देंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा वकला इमरान खान साहब के आगे पीछे फिर रहे हैं आजकल। तो वो अब आप देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने चेयरमैन बना दिए थे, अली ज़फ़र, बाबर रवान साहब वगैरह वगैरह, और भी इसके अलावा वो पंजूथा बरादरान, वो इंतज़ार पंजूथा साहब, और ये सब लोग खान साहब के आगे पीछे। सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर के लिए टिकट मिल भी गया है, तो एक पूरी एक वो हमारी खबर वो दुरुस्त साबित हुई। दूसरी, मैंने 9 मई से कहीं पहले 2022 में ये स्टोरी दी थी। कब? 2022 में, जब PDM हुकूमत वजूद में आ चुकी थी और इमरान खान साहब सड़कों पर थे, तो मैंने तब खबर दी थी कि इमरान खान साहब एक कोशिश कर रहे हैं। ये जनरल आसिम मुनीर तब नए नए आर्मी चीफ बने थे, कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा एहतजाज किया जाए कि जिसमें एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए कि कुछ फौजी वर्दी में मलबूस अहलकार या जवान या अफसरान वो आकर एहतजाजी मुजाहिरीन को ज्वाइन कर लें। तो उसका ये था कि ये इम्पेक्ट क्रिएट करना था कि फ़ौज के अंदर से जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक वो एक ऐसा हो गया कि उन पर अफसरान जिसे कहते हैं ना, वो सरेंडर करने लग गए और वो कह रहे हैं कि हमने इनकी कमान के अंडर नहीं करना, और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर एक वो एहतजाज है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता, और हमने तब भी बताया था कि इसके लिए रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, जो सर्विंग फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज़ को रजू कर रहे हैं, और ये सारी गेम खेली जा रही है। और फिर 9 मई को आप सब ने देख लिया कि क्या हुआ, और फिर उसी सबको फिर वो जिसे कहते हैं ना इबरत का निशान बनाने के लिए फिर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, फिर बाद में DGSPR ने बताया भी कि कितने एक सर्विंग आर्मी चीफ़ की नवासी, वो खदीजा शाह साहिबा, वो जेल में, इसके अलावा और रिटायर्ड 2 आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल्स की फैमिली मेम्बर्स, एक मेजर जनरल के फैमिली मेम्बर, उनको भी हिरासत में लिया गया और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, वो भी तक जेल में है। तो ये सब कुछ फिर ज़ाहिर बात है तब हुआ। फिर हमने वो भी मेरी स्टोरी थी सबसे पहले। फिर उसके अलावा मैंने वो स्टोरी की थी कि ये फ़ौज के अंदर इंटरनल विंग्स पे कि ये है, और इस तरह से उसमें रिटायर्ड अफसरान भर्ती करके, तो एक जो C सेक्शन है उसके पैरेलल एक पूरी एक फोर्स खड़ी करने की कोशिश की गई उसको अंडरमाइन करने के लिए। जो साबिक DGISI थे उस वक्त,
लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनकी ज़ेर कमान जैसा कुछ हुआ। तो ये एक पूरा वो प्रैक्टिस थी और हम आपको बताते रहे कि फैज़ हमीद साहब किस तरह से पीटीआई के लिए एडवाइज़र का काम करते रहे। तो हमारे जो आईएसआई के लोग होते हैं मेरी इन खबरों पे बड़े नाला होते थे कि ये क्या आप किस तरह की स्टोरीज़ कर रहे हैं हमारे बारे में, फ़लान है ये है। भाई मैं तो स्टोरीज़ कर रहा था, आपको बता रहा था, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी और अब बाद में फिर आप लोग दांत पीसते हैं, लेकिन चीज़ें तो वही हुई जो हमने बताई। तो और बजाय इसके कि आप लोग उससे कोई सबक हासिल करते या कुछ कम से कम अपने अंदर कुछ दुरुस्तगी कर लेते, आप लोग हम पे ही बरसते रहते हैं कि ये इस किस्म की स्टोरीज़ करते हैं, ये क्या तरीका है और ये फ़लान है वो हैं, हमें गद्दार के ठप्पे लगते रहते हैं। तो बहरहाल अब जो कहानी ये है, आपको पता है कागजात नामजदगी 24 तारीख को आखिरी तारीख थी, 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर तक जो तकरीबन 28,000 से ज़्यादा मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा हुए, 1,000 से ज़्यादा नेशनल प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स के ऊपर, उसमें आपको मालूम है कि पीटीआई ने 2400 से ज़्यादा कागजात नामजदगी दाखिल की हैं। ठीक है, अब खबर ये है कि ये तमाम की तमाम हिकमत अमली ये तैयार हुई है चकवाल में, और चकवाल में आपको पता जब रेफरेंस जाता है तो वो साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तरफ जाता है कि उन्होंने ये तमाम गेम खेली। और अब फैज़ हमीद साहब को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उन्होंने 2018 का पूरा इलेक्शन रिग किया हुआ है एज ए मेजर जनरल डीजीसी रहते हुए। तो उनको पता है कि इलेक्शन की क्या हरकत होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आईएसआई कैसे गेम खेलती है, कैसे बंदे तोड़ती है, कैसे क्या क्या वो स्टेप्स ले सकती है इलेक्शन रोकने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में एज लेने से रोकने के लिए। तो उनके दौर में भी नून लीग के कारकुनों को आपको याद है, नून लीग के टिकट होल्डर्स को मुल्तान में थप्पड़ मारे जाते थे कि जी महकमा ज़रात बन के, खलाई मखलूक बन के, आखिरी मिनट में टिकट सरेंडर करवा लिए जाते थे। ठीक है, और वो उनका अल्टरनेट नून लीग के पास कैंडिडेट ही नहीं होता था। तो इस किस्म की चीज़ें तब भी हो रही थी, अब भी आपको पता है वो पीटीआई के कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर्स ही छीन लिए जाते थे, वो पोलिंग वो आरओ के दफ्तर जाते थे। तो अब उसमें किया ये गया इस प्लानिंग के तहत कि पीटीआई ने हर हलके में मुख्तलिफ अपने कारकुनों को कहा कि आप लोग खामोशी से जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएं। ठीक है, अब क्योंकि होता यह है कि हर उम्मीदवार लाइक ये होता है, बड़ी पार्टीज में भी ये होता है कि अगर आपका कैंडिडेट खड़ा होगा, लाइक नून लीग अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो उसका कवरिंग कैंडिडेट भी खड़ा करती है, जिसको वो आखिरी दिन जिससे विड्रॉ करवा लेती है, जब वो उसको शेर का निशान अलाट कर देती है। वो इसलिए होता है कि जिसको शेर का निशान अलाट होना, जो मेन कैंडिडेट है, अगर खुदा ना खास्ता वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मुखालिफ उम्मीदवार उसके ऊपर कोई ऐसा एतराज़ कर दे या खुदा ना खास्ता उसकी वो वफात हो जाए, तो उस सूरत में जो कवरिंग कैंडिडेट होता है फिर वो इलेक्शन लड़ता है उस जमात की तरफ से। तो पीटीआई ने किया यह है कि एक मेन कैंडिडेट के अलावा कई कई कवरिंग कैंडिडेट्स को भी कागजात जमा करवाए हैं। वो इसलिए कि कई मेन कैंडिडेट्स को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, उनसे कागजात छीन लिए रहते थे। अब अगर अननोन जिनका नहीं इतना पता कि ये भी पीटीआई के हैं, वो अगर कागजात जमा करवाने जा रहे हैं तो वो तो आरओ को नहीं पता, तो उनका कागजात कबूल हो गए। अब वो चीज़ ये है कि कागजात जमा हो गए। अब अगला मरला क्या है? अब अगला मरला है स्क्रूटनी का। ठीक है, ये स्क्रूटनी का मरला चलेगा जुमेरात जुमे तक। अब इसमें गेम क्या है जो इस तमाम मनसूबाबंदी के तहत की गई है? वो गेम ये है कि अब अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नॉकआउट करवा भी देती है पीटीआई के किसी कैंडिडेट को, जो उनको पता था कि ये फ्रंट रनर कैंडिडेट है, ये फलाना है, बिलफर्ज मैं मिसाल देता हूँ कि जी मुराद सईद साहब को उनका कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और वो आरओ के आगे कोई इतराज़ जाता है, आरओ उनके कागजात मुस्तरद कर देता है। ठीक है, अब क्या फिर मुराद सईद की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं होगा? ठीक है, तो आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद
लास्ट डेट जब 10 तारीख को अपील सब कुछ डिसाइड हो जाएंगी ट्रिब्यूनल्स में भी, ठीक है, उसके बाद 11 जनवरी को एक लिस्ट लगेगी रिवाइज, जिसके बाद जिन जिन के मुस्तरद हो चुके होंगे वो उम्मीदवारों के नाम निकाल दिए जाएंगे, जिनके कागजात मंजूर हो चुके होंगे उनके नाम लगाए जाएंगे। फिर 12 जनवरी को आखिरी तारीख होगी कि कैंडिडेट्स जिससे अपना अभी भी नॉमिनेशन पेपर खुद विड्रॉ करना है वो कर ले। ये वो डेट होगी कि इस दिन कवरिंग कैंडिडेट्स अपने पेपर विड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स को उनके सिंबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये 13 तारीख को, ये सारी बात है, हर पार्टी के कैंडिडेट को उसकी पार्टी इलेक्शन सिंबल का एक वो बना के इतनी बड़ी फाइल देते हैं, उसमें वो लगा होता है कि ये हमारा कैंडिडेट है और इसको आप बल्ले का निशान देंगे, इसको आप शेर का निशान देंगे, इसको तीर का निशान देंगे। तो उस दिन पीटीआई बड़ी खामोशी से जिन कारकुनों को उन्होंने खामोशी से खड़ा किया होगा और जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पीटीआई का कैंडिडेट बनना है, उनको वो चुप करके टिकट पकड़ाएंगे, वो जाके इलेक्शन कमीशन में आरओ के दफ्तर में जमा कराएंगे कि जी मैं हूँ पीटीआई का कैंडिडेट। कागजात उसके ऑलरेडी मंजूर हो चुके होंगे, रिजेक्ट हो नहीं सकते होंगे, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन की डेट गुजर चुकी होगी, अपील्स की डेट भी गुजर चुकी होगी, तो चारों ना चार उसको बल्ले का निशान तो देना पड़ेगा, ठीक है। और बल्ले का निशान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, ठीक है, कि वो उनको बल्ले का निशान नहीं मिल सकता पीटीआई को। अब उस सब में होगा क्या कि वो पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब पंजाब में आपको पता है इस वक्त नून और वो पीटीआई ही मौजूद है, बाकी तो कोई जमात उस तरह से नहीं है। तो पंजाब में जब पीटीआई के कैंडिडेट टिकट लेके खड़े हो जाएंगे तो फिर मुकाबला तो 1-on-1 हो जाएगा, और स्पेशली शहरों में तो बहुत ही खौफनाक हो जाएगा ये मुकाबला। इसी तरह सिंध में आपको पता है पीपल्स पार्टी है। कराची में कुछ हद तक पीटीआई थी और वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, एमके मुर्दा घोड़ा है, नून लीग कराची और सिंध में मुर्दा घोड़ा है, जीडीए मुर्दा घोड़ा है, ठीक है। तो सिंध में भी पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी 1-on-1 इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पंजाब में भी जो एंटी पीटीआई वोट होगा वो ना सिर्फ नून लेगी बल्कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी ले रही होगी, थोड़े बहुत जमात इस्लामी और दीगर जमातें भी ले रही होंगी। तो टेक्निकली पीटीआई का एंटी वोट डिवाइडेड होगा लेकिन पीटीआई का अपना वोट इंटैक्ट होगा। सिंध में भी यही हालत होगी कि एंटी पीटीआई वोट डिवाइडेड होगा, मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को जा रहा होगा, एंटी पीटीआई वोट और थोड़ा बहुत नून लीग जेडीए एमकेएम इनको जा रहा होगा। तो वहाँ पर भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी का 1-on-1 मुकाबला हो जाएगा विच सूट्स पीटीआई। फिर केपी आ जाए, केपी में तो ऑलरेडी अब सबको नजर आ रहा है केपी में पीटीआई जीत जाएगी और इजीली जीतेगी, ठीक है। वहां पर भी जो पीटीआई का जो एंटी वोट होगा वो एएनपी, जेएफ, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी में डिवाइडेड होगा और पीटीआई इंटैक्ट होगी अपने वोट के साथ। फिर आ जाइए बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में क्या होगा, बलूचिस्तान में अगेन पीटीआई का वोट अपना इंटैक्ट होगा, एंटी पीटीआई वोट कॉम्प्रेस जमातों में डिवाइडेड होगा, पीएमएलएन में डिवाइडेड होगा, पीपल्स पार्टी में डिवाइडेड होगा, आज़ाद उम्मीदवारों में डिवाइडेड होगा, बाप पार्टी में डिवाइडेड होगा और पीटीआई एक 1-on-1 इलेक्शन लड़ रही होगी वहाँ पर भी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं उनके बड़े हाथ पैर फूले हुए हैं और वो बड़े डरे हुए हैं, और डरे हुए की ये हद थी कि वो जिसे कहते हैं नॉमिनेशन पेपर्स तक छीनते रहे, ठीक है, और बड़ी बड़ी नीच हरकतें करते हैं। लाइक कल रात को वो बलोच बच्चों का स्पीकर उठा के भाग गए, इतना बड़ा कमांडो ऑपरेशन किया गया, 3 लोग गाड़ी से उतरे, पिस्तौल दिखाए और स्पीकर उठा के भाग गए। मतलब खुदा दुश्मन भी आपको ज़र्फ वाला दे, इतना नीच ना दे। तो बहरहाल अच्छा, अब आगे आ रहे हैं कि वो गेम यहाँ ख़त्म नहीं होती, गेम यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। फिर अब पीटीआई का अगला कदम क्या है, जब उनके कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे, टिकट उनके पास होंगे, इलेक्शन में उतरे होंगे, पीटीआई का वोटर पोलिंग डे को क्या कर रहा होगा,
आपको हमने गुज़िश्ता दिन ये खबर दी थी कि पीटीआई ने अपने नेटवर्क्स बहाल कर लिए अपने इलाकों में, और उन्होंने वो टेलीग्राम ऐप के ज़रिए अपने तमाम इलाके के मेन लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, और अब वहीं से टिकटें भी डिसाइड हो रही हैं, कारकुनों को ड्यूटियां भी असाइन की जा रही हैं, और ये सारी गेम खेली जा रही है। तो उसकी भी आज नुसरत जावेद साहब ने तस्दीक की कि उन्होंने लेकिन व्हाट्सएप का वर्ड लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो टेलीग्राम है। तो उनका टास्क ये होगा कि वोटरों का कि आपने सिर्फ वोट नहीं करना, वोट करते सर फ्री होके आपने रैलियां निकालने लग जाना है पोलिंग डे को 8 फरवरी को। उससे होगा ये कि जगह जगह पर पीटीआई के लोग आपको रैलियां निकालते नजर हो रहे होंगे, वीडियोस बन रही होंगी, टीवी पर वीडियोस चल रही होंगी, सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही होंगी, तो लगेगा कि यार पीटीआई का तो बहुत वोटर है, सड़कों के ऊपर पीटीआई हो रही है, इतनी रैलियां, इतना पीटीआई का वोटर। तो एक फजा बन जाएगी कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है, ले गई है सबको। और एक बात तो मैंने ये इसका असर जब इमरान खान साहब को निकाले जाने के बाद जुलाई 2022 में जो पहला ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जो मेरे ख्याल में 17 के कितने हलकों पे हुआ था, उसमें मैं लाहौर में था, कवर कर रहा था, तो वो 17 में से 13 सीटें इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीटीआई जीत गई थी। उसकी वजह यह थी कि पीटीआई का वोटर हर जगह पे नजर आ रहा था, नून लीग का वोटर ही नजर नहीं आ रहा था। तो अब यहां पर भी ये होगा कि एक फजा बन जाएगी कि पीटीआई का तो बहुत वोटर है यार, दूसरी जमातों का तो वोटर ही नहीं उस तरह नजर आ रहा। और ऐसे में फिर जब अगर इलेक्शन जिस हद तक भी मैनेज हो सके कर भी लिए गए और पीटीआई का उम्मीदवार हारने लग गए, तो पीटीआई के पास ये जवाब होगा कि वो खड़े होकर कहेगी कि देखो हम इलेक्शन जीत रहे थे, आपने सारा दिन देखा हमारा कितना वोटर निकला हुआ था, इनके तो वोटर ही नजर नहीं आ रहे थे जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो ये धांधली हो रही है। ठीक, और वो उसी वक्त उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना देंगे। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, अभी भी फिल्म खत्म नहीं हुई, ठीक है, फिर पीटीआई एहतजाजी कॉल देगी एहतजाज की, और रिजल्ट मानने से इनकार करेगी, और फिर एक तसादुम की शक्ल इख्तियार होगी। क्या वो तसादुम, पाकिस्तानी फौज 9 मई को तो बहरहाल उन्होंने कम बैक कर लिया, लेकिन 8 फरवरी के बाद अगर ऐसे तसादुम की तरफ सूरत हाल बढ़ी तो क्या फौज उसको काबू कर पाएगी? तो चीज़ ये है कि फिर 1977 में भी यही हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक इसी तरह कॉल दी गई थी कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, और फिर दंगे फसाद शुरू हुए, इनमें मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तो इसमें भी पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि ठीक है, अगर इन्होंने फौज ने फैसला किया हुआ कि उन्होंने हमें नहीं जीतने देना, हमें नहीं आने देना, तो हम आने किसी और को भी नहीं देंगे। वो नुसरत जावेद साहब ने टर्म यूज़ किया, ना खेडांगे ना खेडन दांगे, कि फिर इतना गन डाला जाए कि फिर इन द एंड बर्मा की तरह या 77 में ज़ियाउल हक की तरह जनरल आसिम मुनीर साहब को खुद इंटरवीन करना पड़े। और जब वो इंटरवीन करेंगे तो फिर जाहिर बात है किसी और को भी हुकूमत नहीं मिलेगी, फिर तो मार्शल लॉ आएगा और मज़ीद अनरेस्ट बढ़ेगा। तो ये वो एक ब्लूप्रिंट है जो दिया है। और अब चीज़ ये है कि अब आपको हम एक चीज़ और बताएं, जो एक और ख़बर है वो ये है कि ये जो कुछ हुआ है, जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये सब कुछ, ज़राए कहते हैं कि जब वो डीजीआई सही थे ना, और उनके आखिरी महीने चल रहे थे, जब जनरल बाजवा और इमरान खान साहब में तय हो गया था मैच के जनरल फैज़ हमीद की पोस्टिंग करनी है, और इमरान खान साहब कह रहे थे नहीं हटाना, और फिर इन द एंड मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया, अक्टूबर में ये मैच पड़ा था, और फिर ये तय पाया कि 20 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद ही डीजीआई सही रहेंगे, उसके बाद जाएंगे, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम डीजीआई सही आएंगे। तो ये जो बीच में 20 नवंबर तक का टाइम था, अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, इसमें जनरल फैज़ हमीद को भी आइडिया था कि अब उनका पत्ता साफ होने जा रहा है और वो अगला आर्मी चीफ नहीं उनको बनने दिया जाएगा। लेकिन वो किसी भी तरह से ये जरूर चाहते थे कि वो डीजीआई सही वापस आए, और उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है कि वो रिटायर्ड जर्नैल को भी डीजीआई सही बना सकता है, इवन कि किसी सिविलियन को भी डीजीआई सही बना सकते हैं। तो फिर उसी दौर में उन्होंने प्लान शुरू कर दिया था कि करना क्या है, और इसी
अब पारा के दफ्तर में बैठ के ही उन्होंने सब कुछ प्लान किया, और यहीं उन्होंने उस वक्त भी अपने फ्यूचर के कार्ड्स डिसाइड कर लिए थे कि किस मौके पर कौन सा कार्ड खेलना है। तो अब वो अपने पत्ते खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो मौजूदा आईएसआई या फौज के लोग हैं वो अब पकड़ के सर बैठे हुए हैं कि कहाँ से कैसे खेलने हैं, उनसे पीटीआई काबू ही नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेशन आसमानों पर पहुंची हुई है। लेकिन वो मछली की तरह पीटीआई को पकड़ते हैं, वो हाथ से स्लिप होकर उधर निकल जाती है, फिर पकड़ते हैं स्लिप होकर उधर निकल जाती है। तब देखें क्या होता है, लेकिन मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया, और ये हम इसको ऐसे ही देखेंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने चेकमेट किया है जनरल आसिम मुनीर को के ओके, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो फिर ये पता है, अब बताइए, या ये हमारा मोहरा है, चेकमेट है जनरल साहब। तो देखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।